हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन चैप्टर में हमारा ऑलमोस्ट आखिरी चल रहा है, ख़त्म होने को है। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर सॉल्यूशन। ओके, इसमें हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? हमने डिस्कस कर लिया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चल रही थी, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और साथ ही में वॉन्टा फैक्टर को भी काफ़ी डिटेल में समझ लिया था। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, वहाँ पर हमने वाई कर्व देखा था। जब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट देखा था तो वाई कर्व देखा था कोई भी लिक्विड का, एंड दिस वाज द वेपर प्रेशर एंड दिस वाज द टेम्परेचर। ये जो पार्ट था दिस वाज द गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, फ्रीजिंग में जो हमारे फेस चेंज होते हैं वो सॉलिड एंड लिक्विड वाले होते हैं। तो हम यही ग्राफ लेते हैं आगे चलकर, इसी ग्राफ को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये दिस इज़ द वेपर प्रेशर एंड दिस इज़ टेम्परेचर। क्लियर? तो अगर सिंपली मैं पहले सॉल्वेंट का ग्राफ बनाता हूँ, दिस इज द प्योर सॉल्वेंट ग्राफ एंड दिस इज आवर टेम्परेचर, दिस इज TB, दिस इज आवर TF नोट, दिस इज आवर TB नोट, दिस इज आवर TF नोट। क्लियर? अब क्या हो रहा है कि हमारा जो जैसे आपने सॉलिड डाला, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, तो अपन ने पहले भी देखा था कि हमारा वेपर प्रेशर क्या हो गया था, डिक्रीज़ हो गया था। इज इट डिक्रीज़ हो गया था? यहाँ पर भी हमारे पास सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर और नॉट? इज इट? तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ा था, इतना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा था। और यहाँ पर वापस से देखिए वेपर प्रेशर कम हो गया, तो क्या होगा, हमें इसको इस फेज़ में लाने के लिए, सॉलिड फेज़ में लाने के लिए, किस फेज़ में? वेपर प्रेशर कम हो गया तो सॉलिड फेज़ में लाने के लिए हमें ग्राफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर और नॉट? तो हमारा न्यू फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, दिस वन। ओके, दिस इज आवर न्यू फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर और नॉट? ओके, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा नया फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा नया फ्रीजिंग पॉइंट है TF, इट इज़ लेस देन व्हाट, TF नॉट। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो पहले था उससे कम हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF। क्लियर और नॉट? और डेल्टा TF की वैल्यू क्या हो जाएगी, TF नॉट माइनस TF। ओके बेटा, क्लियर और नॉट? So this will be the delta TF. Now the same thing as we have seen in boiling point, elevation in boiling point, as delta TB was directly proportional to the molality, same delta TF directly proportional to the molality. तो delta TF is equal to proportionality constant KF. KF को हम क्या भी बोलते हैं, freezing point depression constant, freezing point डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर? जिसकी हमारे पास वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। ओके, मोलिलिटी का अगर बात करें तो वेट ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute divided by weight of solvent in gram into 1000, and number of moles of solute क्या हो जाएगा, weight of solute divided by molecular weight of solute। तो small m will be W2 into 1000 W1 into M2। तो हम जो डेल्टा TF डिफाइन कर सकते हैं will be KF into W2 into 1000 and W1 into M2। क्लियर और नॉट? ओके, अगर यहाँ पर इफ़ वी टेक वॉन्टा फैक्टर इनटू अकाउंट, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वॉन्टा फैक्टर इनटू अकाउंट, तो हमारे पास बेटा डेल्टा TF जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आयटा इंटू KF इंटू M। आयटा हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, सॉल्यूट के लिए। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो तो आयटा कितना हो जाएगा, 1।
सॉरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड हो तो आइटा 1 हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड हो तो फिर वहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि वो कितने आयंस में टूट रहा है, कितना % टूट रहा है। ये मैंने पिछले लेक्चर में पूरा समझाया है। क्लियर और नॉट? ओके। अगर हम KF की बात करें, KF की वैल्यू की बात करें, तो KF की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है बेटा, R इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट इंटू TF स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ फ्यूज़न। ओके, वेयर हम अगर मैं यहाँ पर इन टर्म्स को डिफाइन करना चाहूँ तो R इज़ व्हाट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, M1 इज़ व्हाट, molecular weight of solvent। TF की बात करना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, एंड डेल्टा H फ्यूजन इज व्हाट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, molar enthalpy of fusion of what, of solvent। Is this part clear or not? Okay, so this was the depression in freezing point. Remember the formula. Okay, so next question, on this we are doing a question. What is given 45 gram of ethylene glycol is mixed with 600 gram of water। तो हमें W1 means weight of solvent कितना दिया हुआ है, 600 ग्राम, weight of solute कितना दिया हुआ है, 45 ग्राम। मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब किसका, C2H6O2 का कितना हो जाएगा, 2 × 12 + 6 + 2 × 16। ओके, सो इट इज़ बिकमिंग टू अस व्हाट, आई थिंक वी हैव टू चेक, 62 ग्राम पर मोल। क्लियर और नॉट? ओके, सो इसके जो मोल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 45 डिवाइडेड बाई 62, आई हैव द वैल्यू 0.73 मोल। तो मोलिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, W1 इंटू ग्राम एंड देन 1000। तो 0.73 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 1000, तो मोलिलिटी जो हो जाएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, 1.2 मोल पर kg। दिस इज़ द मोलिलिटी ऑफ आर सॉल्यूशन। क्लियर? हाँ, अब देखो यहाँ पर आपको जो है कुछ द फ्रीजिंग पॉइंट, what is calculate the freezing point in depression and the freezing point of the solution। क्लियर बात है? हाँ, KF जो वाटर का होता है, KB जो होता है 0.52 एंड KF जो होता है वो होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्लियर? आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, डेटा ये गिवन होगा। क्लियर? तो डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हाट इट विल बी, आइटा इंटू KF इंटू मोलिलिटी। अब आइटा क्या होता है, वांटा फैक्टर। तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है हमारे पास, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए आइटा इज इक्वल टू 1 इंटू 1.86 इंटू 1.2। सो द डेल्टा TF टू अस इज व्हाट इज इट, डेल्टा TF कमिंग टू अस 2.2 केल्विन। और इसको अपन कुछ इस तरह लिख सकते हैं, TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू 2.2 केल्विन। क्लियर? TF नॉट जो होता है हमारे वाटर का, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 273.15 केल्विन। तो TF क्या हो जाएगा, 273.15 माइनस 2.2, तो इट इज़ नाउ 270.95 केल्विन। क्लियर बेटा? सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द this question. Clear or not? Okay, so this is complete depression and freezing point we have discussed. Now we are moving to the next and last colligative property, osmosis and osmotic pressure. Important property it is also. देखो osmosis क्या कहता है, आपने कई बार देखा होगा कि जब हम नहाते हैं काफ़ी टाइम तक अगर पानी में रहते हैं तो हमारी उंगलियों में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। या फिर अगर और भी एग्जांपल देखें, अगर हम जो है आम को, मैंगो को जो है अगर पानी में रखते हैं मैंगो को, तो इट विल गेट स्वेल्ड अप, मैंगो विल स्वेल्ड अप। लेकिन अगर वहीं हम मैंगो को जो है कंसनट्रेटेड नमक के पानी में रखते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन में रखते हैं मैंगो को, जैसे अचार वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें अगर रखते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इट विल बी श्रिंक डाउन।
क्लियर और नॉट? ओके, तो ये ऑब्जर्वेशंस हमें काफ़ी जनरली देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअली ऐसा होता क्या है? तो इसके पहले जैसे कि कुछ टर्म है, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ डिफ्यूज़न बोलता हूँ। डिफ्यूज़न एक प्रोसेस होता है जिसमें चीज़ें कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, कुछ इस तरह से चीज़ें मूव करती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंगो अगर हमने केवल 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 किस में रखा, सिंपल पानी में रखा, H2O में रखा, और यहाँ पर किस में रखा, NaCl वाटर में रखा, तो यहाँ पर स्वेल्ड अप हो रहा है लेकिन यहाँ पर श्रिंक डाउन हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वेल्ड अप क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से जो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू इस मैंगो में जा रहे हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू इस मैंगो में जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ गेटिंग स्वेल्ड अप। यहाँ पर श्रिंक डाउन क्यों हो रहा है? कि यहाँ से कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो है किस में आ रहे हैं, NaCl सॉल्यूशन में आ रहे हैं। तो एक्चुअली हम देखने को क्या मिल रहा है कि वाटर इज़ एट लो कंसनट्रेशन, लो कंसनट्रेशन, और ये मैंगो जो है ये किस पर है, हाई कंसनट्रेशन पर। ये क्या है, ये हाई कंसनट्रेशन पर, और ये क्या है, लो कंसनट्रेशन पर। ये बात समझ में आएगी क्या? तो यहाँ पर हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं दैट सॉल्वेंट, अब ये तो प्योर वाटर था ना, ये तो प्योर वाटर था, इसमें कोई सॉलिड पार्टिकल था ही नहीं, फिर भी ये क्या हो रहा है, वाटर पार्टिकल्स आर गोइंग। तो वी कैन से दैट सॉल्वेंट पार्टिकल्स move from lower concentration to higher concentration। यहाँ पर आप देख पा रहे थे वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। क्लियर और नॉट? थ्रू हायर कंसंट्रेशन, थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, special type of membrane which is called semi permeable membrane, जिसको अपन क्या कहते हैं, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है ना बेटा, which only allows solvent particles, not solid particles। मतलब स्मॉल साइज के पार्टिकल्स को ही ये अलाउ करेगी, बड़े पार्टिकल्स को ये अलाउ नहीं करेगी। ये जो SPM होती है कैसे बनी हो सकती है? द SPM में बी एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन, मतलब एनिमल की स्किन, वेजिटेबल्स की स्किन, ओके, यहाँ से ये मेम्ब्रेन हो सकती है। दिस कैन बी नेचुरली अकर्ड बाय द पिग्स ब्लैडर, ओके, वहाँ की जो स्किन होती है उससे भी ये बन सकती है। क्लियर? ये सब नेचुरल हो गया। अगर सिंथेटिक बनाना चाहें तो सिंथेटिक जो होती है किससे बन सकती है, ये सेलोफोन, यहाँ से ये भी ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ इस तरह भी बन सकती है। क्लियर और नॉट? इनमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन खासियत क्या होती है कि इसमें इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नॉट सॉलिड पार्टिकल। ये बात समझ में आई क्या? सॉलिड पार्टिकल को रोक लेती है। क्लियर और नॉट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम इसको कुछ शब्दों में लिख लेते हैं कि हम एक्चुअली दिस प्रोसेस इज ओनली व्हाट, ऑस्मोसिस। movement of solvent particles from lower concentration to high concentration through semi permeable membrane is only known as what? Osmosis। clear or not? okay, now चलिए इसको लिख लेते हैं अपन ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। the solvent molecules flow through SPM, semi permeable membrane, from pure solvent to the solution. This process of flow of the solvent is called osmosis। clear or not? ओके, तो हम क्या बोल देंगे, जैसे कि मान लेते हैं एक सिस्टम लेते हैं हम यहाँ पर,
ओके, ये मैंने लगा दिया क्या, ये मेम्ब्रेन लगा दी एक, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, SPM। ओके बेटा, ये भर दिया अपन ने सॉल्वेंट, दिस इज व्हाट, सॉल्वेंट, एंड दिस इज व्हाट, सॉल्यूशन। दिस इज हाई कंसंट्रेशन, दिस इज लो कंसंट्रेशन ऑब्वियसली। ओके, ये लगे हुए हैं अपने पास मूवेबल पिस्टन, ये अपने पास लगे हुए हैं दोनों मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन। अब क्या होगा हमारे पास, सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस is called what, osmosis। दिस प्रोसेस is called what, osmosis। अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यहाँ पर जो है लिक्विड का अमाउंट बढ़ता जाएगा। लिक्विड का अमाउंट बढ़ता जाएगा तो ये पिस्टन कहाँ मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा। दिस पिस्टन विल मूव अपर साइड, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास पहले दोनों तरफ जो है कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, दोनों साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ओके, और कंटिन्यूसली ये जो है मूव करता रहेगा जहाँ तक ये पिस्टन जो है इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, एक हाइट नहीं गेन कर ले। क्लियर और नॉट। अब आपको क्या करना है, लेट्स से इसकी हाइट पहुँच गई अपनी कितनी, h पहुँच गई, मतलब ये दोनों क्या लेवल में नहीं है और ऑस्मोसिस हो रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक बात है। तो हम क्या करते हैं, इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जिस डायरेक्शन में ये हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर लगाते हैं, इसको रोकने के लिए। और जिस प्रेशर पर वो रुक जाए उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाई। तो मतलब यहाँ पर इस साइड जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है PATM प्लस पाई। क्लियर और नॉट। एंड दिस पाई इज ओनली नोन एज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर और नॉट। सो व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि प्रेशर that just stops the flow of solvent is called osmotic pressure. Pressure which is applied at solution side that just stops the flow of solvent is called osmotic pressure। अब आप खुद सोचो, देखो यहाँ पर जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा सॉल्वेंट यहाँ पर मूव करेगा। सही बात है कि नहीं है, क्योंकि ये उतना ही गाढ़ापन होता जाएगा और सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ पर उतने ही कम होंगे, इसलिए इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए सॉल्वेंट पार्टिकल यहाँ बहुत तेज़ी से मूव करेंगे। जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट कम होता जाएगा। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा ऑस्मोसिस होगा और उतना ही ज़्यादा क्या लगाना पड़ेगा, इधर प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं दैट ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ओके, तो P इज इक्वल टू वॉट, CRT, तो पाई इज इक्वल टू N/V/RT। दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर वांटा फैक्टर आप अकाउंट में लेते हो तो पाई इज इक्वल टू आयटा N/V/RT। क्लियर और नॉट। Okay, so this is the osmotic pressure complete. Clear or not? If we now कुछ चीज़ें और भी डिफाइन करते हैं, let's say हमारे पास एक कंडीशन होती है ब्लड सेल्स की। ओके, ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका जो फ्लूइड होता है, उनमें जो फ्लूइड होता है वो होता है ऑलमोस्ट 0.9% मास बाय वॉल्यूम। अगर तुम उनको ऐसे NaCl के सॉल्यूशन में रखते हो जिनसे उन पर कोई, इन ब्लड सेल्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट ना तो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है ना ही ब्लड सेल से सॉल्यूशन में मूव कर रहा है। मीन्स द फ्लूइड ऑफ द ब्लड सेल is likely concentrated with what, with the concentration of the NaCl solution। क्लियर और नॉट। तो
इन सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या हो, इक्वल हो, जहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स किसी भी भाग में मूव ना करें। क्लियर और नॉट। अब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि ब्लड सेल्स को जो है ऐसे सॉल्यूशन में मूव कर देते हैं, ब्लड सेल्स को जो है ऐसे सॉल्यूशन में रख देते हैं जिसकी कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम है। यहाँ की कंसंट्रेशन कितनी है, इक्वल 0.9% मास बाय वॉल्यूम। क्लियर और नॉट। तो यहाँ की कंसंट्रेशन, कहाँ की कंसंट्रेशन, यहाँ की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और यहाँ की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज़्यादा, और यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर कम। या फिर पहले रिजल्ट देख लेते हैं, यहाँ की कंसंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ की कंसंट्रेशन कम, तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा हमारा ब्लड सेल से NaCl की तरफ, ब्लड सेल से NaCl की तरफ, मीन्स द ब्लड सेल विल श्रिंक डाउन, द ब्लड सेल्स विल श्रिंक डाउन, विल श्रिंक डाउन। अब ये देखते हैं किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। देखिए इसी कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, इसी कंसंट्रेशन क्या है, ग्रेटर देन 0.9% है, मीन्स द सॉल्यूशन हैज़ हायर कंसंट्रेशन। तो हमारे पास इसका वेपर प्रेशर, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये क्या होगा, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे उस ब्लड सेल के रेस्पेक्ट में, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक क्या बोल देंगे, हाइपरटोनिक। अनदर केस लेते हैं, लेट्स से यही ब्लड सेल जो है हमने ऐसा किया कि ऐसे सॉल्यूशन में रखी जिसका कंसंट्रेशन जो है वो लेस देन 0.9% है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा, इक्वल टू 0.9%। तो कंसंट्रेशन हमारी यहाँ की कम हो गई, यहाँ की ज़्यादा होगी। तो सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, सॉल्यूशन टू द ब्लड सेल्स। तो अब ये क्या हो जाएंगी, स्वेल्ड अप, ये क्या हो जाएंगी, दिस विल गेट स्वेल्ड अप, इज इट और नॉट, स्वेल्ड अप। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, यहाँ ज़्यादा हो गई। कंसंट्रेशन यहाँ पर कम हो गई तो यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। क्लियर और नॉट। तो भाई ये चैप्टर जो हुआ यहाँ पर कंप्लीट, ओके। तो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर विच वी हैव डन, एवरीथिंग इन दिस वी हैव डन, including Monta factor and detailed topic covered in this chapter. Okay, so if you like this, then please subscribe the channel, keep sharing it with your friend, and keep watching Camp.